हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू द सीरीज। आई होप आप रेगुलर ये सीरीज देख रहे होंगे क्योंकि हम रेगुलर ये सीरीज डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इस सीरीज के साथ एक सीरीज और स्टार्ट हो रही है, वो है पॉलिटी फोड़ो सीरीज। पॉलिटी फोड़ो सीरीज में क्या होने वाला है कि रोज एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जैसे आप सुबह स्क्रॉल कर रहे हो आपके फोन को, फटाफट से वो फोड़ो सीरीज का एक आज क्वेश्चन हो गया। आपने क्वेश्चन करा, आपका एक पॉलिटी का एक क्या बोलते हैं उसको, एक टॉपिक क्लियर हो गया उस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो यूपीएससी फोड़ो सीरीज रोज चलेगी, रोज एक छोटा छोटा क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड होता रहेगा। नॉट छोटा, वेरी बिग बिग क्वेश्चन विल बी अपलोडेड देयर शॉर्ट्स के अंदर। फिर हम शाम को ये बिग लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, ये है हमारी सेल्फ पे सीरीज, वो है हमारी पॉलिटी फोड़ो सीरीज। फिर एक सीरीज और आने वाली है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जो गोल्ड है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों तो डायमंड मिल गए आपको, ठीक है, और वो गोल्ड मिल गया आपको। तो गोल्ड के लिए हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। जैसे ही टारगेट होता है वैसे ही प्रीवियस ईयर के एनालिसिस आपको मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस नॉट ओनली प्रीलिम्स बट मेंस भी। जैसे कि मान लो 2015 का हमने प्रीलिम्स का जो पॉलिटिकल गवर्नेंस के क्वेश्चंस आए हैं वो हमने एनालाइज करे, तो हम क्या करेंगे 2015 का वही मेंस का जो पॉलिटिकल गवर्नेंस के पेपर आए हैं जिससे प्रीलिम्स पे भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो दोनों काम इसके अंदर हो गया। ठीक है, एक तीर दो निशाने हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो वो हमारे टारगेट पूरा होने के बाद हम डालना शुरू कर देंगे। तो आपके लिए जो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो ये चैनल है, वो एक तरीके से व्हाट वी कैन से अ वेरी 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 बिग थिंग, जो आपको अगर ये मिलता है, किसी भी एस्पिरेंट को मिलता है, तो एक तरीके से खजाना है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये ये चैनल जो आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाएगा ना, वो किसी और चैनल पे नहीं है। ठीक है, ये भी मेरी गारंटी है आप लोगों को, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज को टारगेट करी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी का। ठीक है, 10% पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आपका प्रीलिम्स क्लियर करवा सकता है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए होता है 50% से ऊपर, राइट। ठीक है, 50 के आसपास भी हो जाता है, तो ये 10% आपका क्लियर करवा रहा है। तो आप देखो आप कितने एडवांटेज में पहुंच जाओगे, और ये सीरीज करने के बाद आपका जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस लेवल अप होगा, उसकी तो गारंटी आप देख ही लो। ठीक है, तो अब आज हमारा जो टॉपिक, हम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे थे पहले के लेक्चर्स लाके, आप देखो आज है लेक्चर नंबर 26। मैंने लेक्चर के नंबर इसलिए लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मजाक के मस्ती के लिए नहीं लिखे हैं, ये सब आप ही के लिए लिखे हैं लेक्चर नंबर, ताकि आप क्या हो, लेक्चर वाइज देखो। ठीक है, लेक्चर वाइज देखो, हर एक टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ो। ठीक है, आज है हमारा सुप्रीम कोर्ट का सेशन हम करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या होता है, हमारा जो इंडियन जुडिशरी होता है उसका जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। हमारे इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिस्टम, फॉलो करता है जुडिशरी का, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्या, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, ठीक है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है कि कोर्ट हायरार्की फॉलो करते हैं। ठीक है, हायरार्की फॉलो करते हैं, कैसे हायरार्की फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हायरार्की ऐसे फॉलो होती है कि सबसे पहले आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम टॉप पे रखते हैं। ठीक है, टॉप पे रखते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ये जो डिसीजंस वगैरह देता है, ये सबऑर्डिनेट, इसके जो नीचे जो कोर्ट्स होते हैं उनको मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इससे पावर डेलीगेट नीचे होती जा रही है। ठीक है, फिर क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। ठीक है, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ऐसे क्या हो रही है, पावर्स जो होती है वो क्या होती है, हायरार्की सिस्टम में फ्लो करती है, और उसी पे हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम वर्क करता है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम पे। समझ में आ गया, तो वैसे ही हम सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम का सबसे ऊपर वाला पार्ट आज हम तोड़ेंगे, और वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट। और बहुत ही आसानी से तोड़ेंगे, आपको बिल्कुल भी लेक्चर के बीच में नहीं लगेगा कि बिल्कुल हार्ड हो गया या समझ के बाहर आ गया। बिल्कुल सरल शब्दों में समझाना ही मेरा मोटिव है, एकदम सरलता से चीजें करो। ठीक है, चलो चलो,
द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहले वाले लेक्चर में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बताया था कि इसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, नहीं देखा तो पहले के लेक्चर्स अगर देखकर आप आ गए तो आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे इंडिया क्या था, बच्चा था। क्या था, बच्चा था। और वैसे ही जो उनको लगता था कि यार ये चीज़ हमारे इंडिया के लिए काम कर सकती है, ठीक है, उन चीज़ों को इंडिया ने अडॉप्ट करना शुरू करा और उसको ही अडॉप्ट करा। अदर कंट्रीज से हमने चीज़ें अडॉप्ट करी। ब्रिटिश उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स के एक्ट्स वगैरह थे उनसे हमने चीज़ें अडॉप्ट करी। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया और इंडिया फिर धीरे 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 ग्रो अप कर गया। तो वैसे ही इंडिया ने इंडिया एक्ट 1935 से ये चीज़ ली, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलो देखते हैं। द चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम हाई कोर्ट ही डीम नेसेसरी। अब देखो ऑब्वियसली जो चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया which is appointed by whom, the president, after किससे कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट, with such judges सुप्रीम और हाई कोर्ट के जो उसको लगता है कि नेसेसरी है उनसे कंसल्ट करना। ठीक है, और अगर चीफ जस्टिस के अलावा जो उसके अंदर जजेस होते हैं वो कैसे होते हैं अपॉइंट, अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सीनियर जजेस एज ही सीम्स नेसेसरी। अब देखो जब सीजीआई को अपॉइंट कर दिया गया तो अब कोई भी जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें किसका से होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और जो उसका से होगा, ठीक है, जो उसकी कंसल्टेशन होगी वो क्या होगी, ऑब्लिगेटरी होगी, मतलब प्रेसिडेंट जी को मानना ही पड़ेगा। क्या, प्रेसिडेंट जी को मानना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट इसके लिए मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। नहीं, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो भी होगी कि वो बोलेगा कि इसको आपको बनाना है, क्या इसको आपको जज बनाना है प्रेसिडेंट जी, तो उसको ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने 2 पॉइंट देख लिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, जिनसे कंसल्टेशन वो लेना चाहता है जजेस से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, जो उनको डीम नेसेसरी लगते हैं। फिर अगर अदर जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करेंगे, लेकिन वो किससे होगा, सीजीआई के क्या होंगे, इसमें कंसल्टेशन लगेगी और अदर जजेस की भी लगेगी और सीजीआई की जो कंसल्टेशन होगी वो मैंडेटरी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। इससे आपको पता चल रहा होगा कि सीजीआई की कितनी पावर है। क्या है, सीजीआई की कितनी पावर है। लेट मी हैव अ वाटर ब्रेक, गिव मी जस्ट 2 सेकेंड गाइस। ओके, चलो समझ में आ गया आपको अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के 2 पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो अपॉइंटमेंट तो हो जाएगी, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन क्या है कि आप जज बन रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ जाएगी मैं जज बनूंगा, मैं जज बनूंगा। ठीक है, तो जज बनने के लिए आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है, क्वेश्चन आ जाता है, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हर चीज़ की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्या, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years। ठीक है, या तो वो जज रहा हो किसका, हाई कोर्ट का, किसके लिए, 5 साल के लिए। हाई कोर्ट में अगर आप जज रहे हो तो आप जज बन सकते हो सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, या एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years, या तो जज बन गए आप 5 ईयर के, या एडवोकेट बन चुके हो आप 10 साल के लिए, किसमें, हाई कोर्ट में। ठीक है, और देखो शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो 3 इसके अंदर क्राइटेरिया, या तो आप एक इंडियन सिटीजन हो, या ठीक है, ये तो आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट क्राइटेरिया आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप सेकंड क्राइटेरिया में और लिखा हुआ है, मतलब सिटीजन के साथ साथ आप इन तीनों में से एक क्राइटेरिया लो तो आप जज बन सकते हो सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आप जज हो हाई कोर्ट के 5 साल के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज के लायक हो। ठीक है, या आप एडवोकेट हो कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज के लायक हो। या प्रेसिडेंट की नज़रों में आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए तो भी आप लायबल हो। ठीक है,
फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो समझ में आ गया, ये एकदम सिंप्लीफाई मैंने आपको करके लिखा है। अगर आप बुक्स वगैरह खोलेंगे तो बहुत आपका दिमाग खराब हो जाता है, अरे ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है। मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके आपको इसके अंदर बता दिया कि भाई ये चीज़ आपकी पूरी हो गई तो आप जज बनने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है, चलो समझ में आ गया क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले तो आप क्या हो, सिटीजन हो, या जज हो हाई कोर्ट के 5 साल के लिए, एडवोकेट हो 10 साल के लिए, या एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नजरों में। ठीक है, क्योंकि यहां पे सबसे मेन रोल कौन है, प्रेसिडेंट का है। चलो, सैलरीज एंड अलाउंसेस। ठीक है, अब आप वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हो तो आपके सैलरीज एंड अलाउंसेस क्या होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना। दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बट कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज। ठीक है, ये वर्ड याद रखो कि उनको डिसएडवांटेज पे वेरी नहीं कर सकते। देखो, डिटरमाइंड तो पार्लियामेंट कर रहा है, ठीक है, डिटरमाइंड तो पार्लियामेंट कर रहा है टाइम टू टाइम कि भाई आपकी क्या सैलरी होगी, लेकिन डिसएडवांटेज पे नहीं जाएगी। मतलब अगर पहले वाले की सैलरी ज़्यादा थी तो अब पार्लियामेंट उसको डिसएडवांटेज करके उसकी सैलरीज या पर्क्स रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन कर रहा है, डिसाइड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब टेन्योर और रिमूवल देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से आते हैं कि उनका रिमूवल कैसे होता है। ठीक है, वही देखते हैं। अब देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, उसका एक कंप्लीट टॉपिक में लेके आ रही हूँ। ठीक है, आप ये मत डरना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक अलग सा लेक्चर है जो इन लेक्चर के 2-3 लेक्चर बाद आ जाएगा। ठीक है, तो उस पर CGI का पूरा प्रोसेस और रिमूवल पूरा उस पर हम CGI का पढ़ेंगे, लेकिन कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ जजेस पे हम अभी फोकस है। ठीक है, तो अभी वो पढ़ना। ठीक है, तो ये वो मत होना कि यार ये तो सिर्फ कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में CGI का तो पूरा पढ़ा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। यहाँ पे सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो टेन्योर रिमूवल कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ ए जज बट मेड 3 प्रोविजन, दैट इज, देखो क्वेश्चन आ जाता है एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द टेन्योर ऑफ अ जज इज। तो आपको लगता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है या नहीं गिवन है। देखो, एक दिमाग में आपको चीज़ बताती हूँ मैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, उस टाइम पे जो फॉरफादर्स थे, ठीक है, उनके दिमाग में बहुत प्रेशर था। ठीक है, ये करना है, वो करना है, पूरे इंडिया को एक बुक में समाना, ठीक है, आसान बात नहीं थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं किया गया, ज़्यादा डिटेल में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। हाँ, पोस्ट वगैरह दिखाती, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया गया कि उसका टेन्योर क्या होगा, रिमूवल क्या होगा। ज़्यादातर वो अथॉरिटी किसको दे दी गई थी, पार्लियामेंट को दे दी गई थी। ठीक है ना, या प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर दी गई थी। तो इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड द टेन्योर ऑफ ए जज या टेन्योर ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है ना, टेन्योर ऑफ ए गवर्नर। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन है, तो आप हमेशा दिमाग में रखना कि उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि हर चीज़ को डिटेल में डिटरमाइन करे। ठीक है, दे वर वेरी प्रेशराइज, तो इसलिए इतना डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी गिवन नहीं होता। ठीक है, पोस्ट वगैरह गिवन होती है, लेकिन उनका टेन्योर, रिमूवल इतना पूरा डिटेल में गिवन नहीं होता बहुत सारी पोस्ट का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने नहीं बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स टेन्योर नहीं बताया जज का, पर उन्होंने 3 प्रोविजन रखे थे। क्या थे, ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। कितना ईयर्स, 65 ईयर्स, है ना। मैंने आपको बोला था कि इंडियन जो पॉलिटी है वो एज से बहुत ज़्यादा वो रहती है इंस्पायर कि भाई, ठीक है, तो 65 ईयर एज को क्या मान दिया गया है, उनकी मेच्योरिटी एज मान दी गई है। ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। मैंने कहा था जब रिजाइन करते हैं तो आउटमोस्ट ऊपर या आउटमोस्ट नीचे वाले को हम रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो जो जजेस होंगे उनके आसपास कौन है, प्रेसिडेंट है, उनका अपॉइंट वगैरह कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, तो इसलिए वो रेजिग्नेशन लेटर भी किसको दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो, उनको रिमूव भी कौन कर सकता है, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, रिमूव भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन रिकमेंड कौन करेगा, पार्लियामेंट। मैंने कहा था ना, ज़्यादातर जो पावर डेलीगेट होती थी रिमूवल की, उस टाइम पे प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट को डेलीगेट कर दी जाती थी। उस टाइम पे जजेस को रिमूव करने के भी पावर्स किसको दे दी गई, पार्लियामेंट को। ठीक है, और उसको रिमूव कौन सकता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन पे रिमूव करेगा, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, समझ में आ गया, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन
पे। ठीक है, चलो इसको और आगे पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब रिमूवल प्रोसीजर करते हैं, सबसे मेन चीज। ठीक है, अब आया है मेन चीज। ठीक है, मेन फंडा, ये लिख लो अपने नोट्स में, मेन फंडा। ठीक है, नोट्स में लिख लो आपका, ये मेन फंडा बहुत काम का है। ठीक है, अब रिमूवल प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से पार्लियामेंट एक रिमूवल प्रोसेस करता है। फिर वो प्रेसिडेंट को बोलता है हाँ भाई इसको निकाल दो, हमने पूरा रिमूवल प्रोसेस लगा दिया है। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जज क्या है, जज ऐसी पोस्ट होती है बच्चों कि ये क्या करती है, चेक करती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को, राइट, टाइम टू टाइम। ठीक है, कुछ भी ऐसा प्रोविजन है वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करती है। कोई भी ऐसा एक्ट निकाल दिया, ठीक है, लेजिस्लेचर ने, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ने ऐसा काम कर दिया जो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर रहा है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर की तहस नहस कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जजेस केसेस वगैरह होते हैं, इफ यू नो, राइट। ठीक है, एक सेकेंड। तो जो जुडिशरी होता है वो ये रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट को जब हम निकालने का प्रोसेस करते हैं तो उसको हम थोड़ा बिट हार्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिट हार्ड बनाते हैं। तो रिमूवल प्रोसेस हल्का सा इसमें बिट हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करती है। ठीक है, वो दोनों को चेक में करती है, लेजिस्लेचर को भी, एग्जीक्यूटिव को, और एट द सेम टाइम इट इज़ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए उनका रिमूवल प्रोसेस बहुत ही हार्ड बनाया गया है। सबसे पहले तो होता है इंट्रोडक्शन मोशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन मोशन में क्या होता है, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ मेंबर्स की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि अगर लोकसभा में, तो लोकसभा में ज्यादा मेंबर है 550, तो इंट्रोडक्शन के लिए उनको कितने चाहिए होते हैं, 100 चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हम राज्यसभा में मांगे तो राज्यसभा में 250 है, तो उसमें इंट्रोडक्शन में सिर्फ 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर ये इंट्रोडक्शन होता है, कहाँ पे होता है, हाउस में होता है। स्पीकर और चेयरमैन उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करे तो वो क्या जाएगा, आगे जाएगा, लेकिन स्पीकर और चेयरमैन उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं मोशन को उसी टाइम पे। समझ में आ गया? तो इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहले देखते हैं, चलो आते हैं इस पे देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि लोकसभा में 100 मेंबर्स इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और 100 मेंबर्स को साइन कर देना चाहिए कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जज को हम निकालें, ठीक है, रिमूव करें। ठीक है, और राज्यसभा अगर ये मोशन करना चाहता है तो 50 मेंबर इसको साइन करेंगे कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि जज अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, इसने करप्ट प्रैक्टिसेस करी है, है ना, इसने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गया है। ठीक है, तो हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 50 मेंबर्स इसका मोशन साइन करेंगे। साइन होते ही ये आगे बढ़ जाएगा, बिल क्या हो जाएगा, बिल आगे बढ़ जाएगा। बिल कहाँ जाएगा, स्पीकर के पास जाएगा या चेयरमैन के पास जाएगा, राज्यसभा में। ठीक है, अब दोनों के पास ये बिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के पास ये पावर है कि ये एक्सेप्ट करता है मोशन या उसको रिजेक्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है? एक्सेप्ट करेगा तो वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए चला जाएगा, और रिजेक्ट करेगा तो प्रोसेस के लिए नहीं जाएगा। तो इन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई एक्सेप्ट करते हैं इस मोशन को, वी ऑल्सो थिंक इट इज फिट। ठीक है, इट इज फिट टू डू इट राइट नाउ। ठीक है, अब ये आ गया। आगे जब बिल होता है तो एक कमिटी फॉर्म होती है, कमिटी ऑफ 3 मेंबर फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। क्या, जो भी चार्ज लगते हैं किसके खिलाफ, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी होता है तो इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमिटी फॉर्म होती है। उसमें होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, एक कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक होता है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो 3 लोग हम यहाँ पे देख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और ये तीनों क्या करते हैं, एक कमिटी बनाते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं ये चार्जेस, कि ये चार्जेस सही लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। ठीक है, तो आप देखा रिमूवल प्रोसेस हमारा क्या कहाँ तक पहुंच चुका है, फॉर्म ऑफ ए कमिटी। पहले इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन मोशन हुआ, अगर लोकसभा में हुआ तो 100 मेंबर्स, राज्यसभा में हुआ तो 50 मेंबर्स। ठीक है, फिर उसको क्या कर सकते हैं, स्पीकर या चेयरमैन जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन किसकी होती है, स्पीकर की और चेयरमैन की। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो ये आगे बढ़ता है और एक कमिटी फॉर्म होती है ये देखने के लिए कि ये चार्जेस जो लगे हैं
वो सही है कि नहीं है, या कुछ ऐसे ही चार्जेस लगाए दिए गए हैं बाय द रूलिंग पार्टी ताकि उनको निकाल दिया जाए जजेस को, अगर उन्होंने उनके खिलाफ बोला। तो आप पिक्चर्स देखते ही हो, ठीक है। तो उसके अंदर 3 लोग होते हैं, क्या होते हैं, एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, एक होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट जज, अगर चीफ जस्टिस नहीं हुआ तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। सेकंड क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस इसके अंदर मेंशन होता है। कौन से हाई कोर्ट का, जिसके ठीक है, और एक होगा डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, ठीक है, जो वो प्रेफरेबल करते हैं। तो इन तीनों की एक कमिटी बनेगी और ये चार्ज को क्या करेंगे, व्हाट वी से, कमिटी क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी उस चार्ज को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। What is happening, guys? Hmm. Okay. Let's have a water break. When I don't get water, I get little dizzy. ओके, अब कमिटी बन गई है। कमिटी ने क्या करा, पूछताछ करी, देखा कि भाई ये जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। क्या देखा कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। कमिटी ने ये चीज देखी, ठीक है। अब देखो, कमिटी ने जब ये चीज देखी तो कमिटी ने, अगर कमिटी प्रिपेयर करेगा एक रिपोर्ट, क्या करेगा, रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, और अगर वेदर जज इज गिल्टी और नॉट, ठीक है, क्या कि कमिटी ने रिपोर्ट प्रेजेंट करी कि जज इज गिल्टी और नॉट, और अगर वो गिल्टी निकलता है, अगर गिल्टी नहीं निकलता तो मोशन वहीं ढेर हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो गिल्टी निकलता है, क्या गिल्टी निकलता है, तो फिर क्या होगा, पार्लियामेंट वोटिंग हो, क्या होगी, पार्लियामेंट वोटिंग यहाँ पर होगी अगर वो गिल्टी निकलता है तो, ठीक है। अब पार्लियामेंट वोटिंग भी किससे होगी, मैंने क्या कहा था, ये एक ऐसे सुपीरियर पोस्ट है कि इसको निकालने के लिए जितना हो सके उतना प्रोसेस को हार्ड बनाया जाएगा ताकि इसका मिसयूज ना हो, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो वोटिंग होगी वो किससे होगी, कौन से मेजोरिटी से होगी, स्पेशल मेजोरिटी, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पहले लेक्चर्स में पढ़ रखा है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास द मोशन, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबर्स, ठीक है, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ में आ गया, ये स्पेशल मेजोरिटी लगाई जाएगी और पार्लियामेंट का वोट लिया जाएगा, और जैसे ही मेजोरिटी मिलती है, वोटिंग हो जाती है, तो फिर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज। समझ में आ गया, गिल्टी, ओके, गेटिंग इट, सो द जज विल बी फाउंड गिल्टी देन, ठीक है गाइस। चलो वाई द स्लाइड इज मूविंग ऑटोमेटिक, आई डोंट नो, ठीक है। सो हमने देख लिया रिमूवल प्रोसेस, एक बार वापस से देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है मोशन का, अगर लोकसभा है तो 100 लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, राज्यसभा है तो 50 लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। स्पीकर चेयरमैन के पास डिस्क्रिप्शन होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। कमिटी फॉर्म होती है, 3 मेंबर होते हैं इसमें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है। चलो फिर कमिटी रिपोर्ट बनाती है, कमिटी ने अगर उसको गिल्टी पाया तो फिर होता है पार्लियामेंट्री वोट, और किस वोट से होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से, मतलब हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और फिर ये होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जज क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, बात खत्म हो गई यहाँ पे। चलो अब देखो जुडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो हमने इसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों पढ़ लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि बहुत ही सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है। तो अब ये सुप्रीम है तो इनके पास ऐसी क्या पावर्स हैं जो इनको सुप्रीम बनाती है, क्या इनके पास क्या पावर्स हैं जो इनको सुप्रीम बनाती हैं,
वही हम यहाँ पे इनके जुडिक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जुडिक्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आपको यहाँ पे पता है क्या होता है, यूपीएससी पूछेंगे कि कौन सी जुडिक्शन में कौन सा पावर है जो उनको अलॉटेड है। तो सबसे पहले जुडिक्शन होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या क्या आते हैं देखते हैं। डिसाइड्स द डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, स्टेट एंड स्टेट, ठीक है। तो जो भी डिस्प्यूट होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में जो सुलझाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, वो ओरिजिनल ज्यूडिक्शन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है? कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो क्या है? जैसे कि वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, या कोई फाइनेंस कमीशन के ऊपर डिस्प्यूट है, या प्री एग्रीमेंट और ट्रीटी हो चुकी है स्टेट और स्टेट के बीच में, या सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, या एक्सपेंसेस या पेंशन बिटवीन सेंटर और स्टेट, इन चीज़ों को लेकर ये ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं लगा सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, तो इसकी ओरिजिनल जुडिक्शन होती है, ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे जुडिक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिट जुडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं 5 पॉइंट जो आपको सबको याद होने चाहिए। नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन याद होने चाहिए। रिट जुरिडिक्शन मतलब पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि वो किसी भी पर्सन, एंटिटी या गवर्नमेंट एंटिटी, ठीक है, या प्राइवेट अथॉरिटी पे भी एक पावर ग्रांट करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिट जुरिडिक्शन, ठीक है। इसके 5 काइंड होते हैं, वो हम देखेंगे, हमने पहले लेक्चर्स में भी देख रखे हैं। इसके 5 टाइप्स होते हैं, वो पढ़ते हैं हम। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, चलो चलो रिट जुडिक्शन पढ़ते हैं अब, ठीक है। रिट जुडिक्शन आपको बता ही दिया कि राइट्स होते हैं कोर्ट्स के। किस चीज़ के राइट्स होते हैं? लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है। जो रिटर्न लीगल ऑर्डर्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, देते हैं रिटर्न लीगल ऑर्डर्स, ताकि एक पर्सनल इंसान मतलब फंडामेंटल राइट्स भी उसके प्रोटेक्ट हों, लीगल राइट भी प्रोटेक्ट हो। तो देखो रिट जुडिक्शन जो होते हैं ये फॉर्मल रिटर्न लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके 5 टाइप होते हैं, पहले लेक्चर्स में भी पढ़ाए हुए हैं। अभी के लेक्चर में मैं सोच रही थी कि ना पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। बट क्या पता कोई बच्चे ने यही लेक्चर देखा हो, फर्स्ट लेक्चर, तो व्हाट उसको भी ये मतलब बार बार पढ़ाने से तो है नहीं कि ज्ञान खत्म हो जाता है। बार बार पढ़ाने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता ही है, ठीक है। आई नो कि टीचर्स होते हैं कि मैंने पढ़ाया था, ये करा था, वो करा था, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट करती रहनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाए, ठीक है। और ये 5 चीज़ें तो आपके दिमाग में फीड होनी ही चाहिए, ठीक है यहाँ पे चार्ट, चलो चार्ट है, चलो पढ़ते हैं चार्ट के थ्रू। चार्ट आप बना सकते हो अपने नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। सबसे पहला होता है हबीबस कॉर्पस, ठीक है। इसको अटपटे नाम है, मुझे भी थोड़ा डिफ़िकल्टीज होती है इनको बोलने में, बट इसको हबीबी कम टू दुबई बोल सकते हो आप, ठीक है। तो हबीब्स कॉर्पस का क्या मीनिंग है और उसका क्या पर्पस है, देखो मीनिंग क्या है। यू मे हैव द बॉडी, ठीक है, टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। इसमें क्या होता है, अगर आपको कुछ भी प्रिजन में लेके जाता है, पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं, तो विद इन 24 आवर्स में आपको प्रेजेंट होना पड़ता है कोर्ट के जुडिक्शंस में, ठीक है। और अगर कोर्ट को लगता है कि आपको क्या है, आप क्या हो, नादान से बच्चे हो, ठीक है, तो आपको गलती से प्रिजन में डाल दिया गया है, तो आपको क्या करेंगे कि कस्टडी से निकालने का रिलीज ऑर्डर इस रिट के थ्रू दिया जाएगा, किसमें, हबीब्स कॉर्पस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। क्या? वी कमांड। और वो क्या कमांड कर रहे हैं वो देखो।
टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, अब जो इनके नीचे कोर्ट होता है, मैंने कहा था सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी सिस्टम है, इसके नीचे जो कोर्ट्स होंगे या कोई ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, ठीक है, तो उनको कमांड जारी करते हैं कोर्ट, किससे, सुप्रीम कोर्ट, किससे, मैंडेमस से, वी कमांड से, ठीक है, रिटर्न लीगल ये नोटिस होता है उन लोगों के लिए, ठीक है, वो उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट हो या कोई पब्लिक अथॉरिटी हो या कोई भी ट्राइब्यूनल हो जो लगता है कोर्ट को कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, और उसको सिक्योर करने के लिए परफॉर्मेंस को, पब्लिक ड्यूटीज को ये मैंडेमस दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सेरिटोरी, ठीक है, इसमें आता है टू बी सर्टिफाइड। क्या सर्टिफाइड? द क्वेश्चन द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। अब क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्डर्स, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्डर जो लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि उनके जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, या ट्राइब्यूनल्स है, उन्होंने गलत ऑर्डर दिए हैं, या कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी है उनको लगता है कि ये ऑर्डर्स उन्होंने गलत दिए हैं, ठीक है, तो उसको स्क्वैश करने के लिए उसको पूरा की पूरा कंप्लीट खत्म कर देते हैं और बोलते हैं कि अब ये जो ऑर्डर है ये पूरा स्क्वैश हो चुका है, खत्म हो चुका है, और इसको अब हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, वो पूरा जो केस होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है, ठीक है। तो सेरिटोरी का मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट को क्या कर दिया गया है, क्वैश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऑर्डर क्या है, नॉन जस्टिफाइड है, और अब उसको हम हमारी तरीके से देखेंगे। तो वो आ गया सेरिटोरी में। अब आते हैं प्रोहिबिशन, ठीक है, ठीक है, अब प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिशन का मतलब मान लो कि कुछ भी चीज को प्रोहिबिट कर दिया, to prohibit an inferior court from continuing the proceeding in a particular case when it has no jurisdiction to try। ठीक है, कोई भी इंफीरियर कोर्ट जिसमें केस चल रहा है, ठीक है, उस केस को रोकना, ठीक है, उनको लगता है कि जुडिक्शन में नहीं है उस कोर्ट के, इंफीरियर कोर्ट के, उनके जो नीचे वाले लेवल कोर्ट के, उनके जुडिक्शन में वो चीज़ नहीं है, उसकी कंटिन्यू प्रोसीडिंग को रोकना। क्या कर रहे हैं, ये प्रोसीडिंग को रोक रहे हैं, प्रोहिबिशन में प्रोसीडिंग रोक रही है, और सेरिटरी में पूरा ऑर्डर की ऑर्डर खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो सेरिटरी में क्या हो रहा है, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जुडिक्शन को एकदम खत्म कर रहे हैं। और एक आता है हमारा क्वे वारंटो कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, ठीक है, व्हाट इज योर अथॉरिटी मतलब टू रिटेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल। अब देखो पब्लिक ऑफिस में जब सिलेक्शंस हो जाता है, ठीक है, और तब कंप्लेन आती है कोर्ट में कि भाई ये उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है ना, या उसने अपनी चीज़ का मिसयूज़ करा है, तब ये चीज़ क्वा वारंटो लीगल रिटर्न लेटर जाता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, एक पर्सन को रिस्ट्रेन करता है होल्ड करने के लिए पब्लिक व्हाट वी से पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए ये कर दिया जाता है, उसको एंटाइटल हटा दिया जाता है, ठीक है। अब आपको समझ आया कि 5 टाइप की रिट्स, ठीक है। आज मेरा थोड़ा ना वॉइस डाउन जा रही है, ठीक है, मैं थोड़ी थकी हुई है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ इस चीज़ पे मत जाना कि मैम तो बहुत ज़्यादा बोरिंग पढ़ा रही है, अनइंटरेस्टेड पढ़ा रही, तो हम भी अनइंटरेस्टेड हो जाए। देखो कंटेंट तो सेम ही है, राइट, आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देखी हैं, तो आप वो क्लासेस देख कर ही ये सारी चीज़ें देख रहे हो, पर क्या होता है कि हल्का सा बट अगर आप थक जाते हो तो हम टीचर्स भी तो थकती हैं थोड़ा थोड़ा, तो हम भी थोड़ा थक जाते हैं, ठीक है। तो 5 तरीके के हमने देख लिया टाइप्स ऑफ रिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके मीनिंग और इनके पर्पस याद करना, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल बनवाई है ताकि आपको याद रहे। मैं हल्का सा साइड होके एक बार आपको 1 सेकंड देती हूँ ताकि आप इस टेबल को देख सके, ठीक है। आ गया समझ आपको 5 चीज़ें, हबीबियस कॉर्पस कि भाई बॉडी, ठीक है, रिलीज कर दो अगर अनलॉफुल है कोई इंसान। फिर आ गया मैंडेमस, मतलब हमने कमांड कर दिया क्या कि सिक्योर करो परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी को। फिर आ गया सैल्यूटरी कि भाई सर्टिफाई कर दिया, कोई भी ऑर्डर को खत्म कर दिया कि हमको लगता है कि ऑर्डर खराब है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर दिया कोई भी इंफीरियर कोर्ट को कोई प्रोसीडिंग करने के लिए, ठीक है। कोई वारंटो मतलब कोई भी अगर पर्सन है जिसने क्या करा है, पब्लिक ऑफिस में होल्ड करा है, तो उसको वो एंटाइटल से हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 टाइप ऑफ रिट कर ली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आज के लेक्चर में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या जुडिक्शंस है और क्या पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो देखते हैं हम। और पावर क्या है, पहले हमने रिट पावर देख ली, अब और पावर क्या है, थर्ड क्या है, अपीलीट
जुडिक्शन, ठीक है, कुछ भी अपील्स आती है उनके पास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, या कुछ भी स्पेशल लीव्स वगैरह होती हैं उसको लेके कुछ भी अपील्स होती हैं, उसकी भी जुडिक्शन किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। और सबसे जो मेन जुडिक्शन होता है जिसपे क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होती है एडवाइजरी जुडिक्शन, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, दो पार्ट में है। प्रेसिडेंट में सीक एडवाइस इन, अब देखो प्रेसिडेंट क्या होता है, एडवाइस लेता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत वाइज होते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस लेता है। दो टाइप की एडवाइस होती है, पहले होती है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ हैविंग पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसकी वो एडवाइस लेते हैं कौन, प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी है कि वो रिफ्यूज कर सकता है उसका ओपिनियन देने के लिए जब एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आता है? यस, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो अपना ओपिनियन देने के लिए मना कर सकता है, ठीक है। लेकिन सेकंड जो केस है, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, ठीक है, कोई जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके रिलेटेड अब डिस्प्यूट चल रहा है, तब क्या सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है प्रेसिडेंट को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के अपनी एडवाइस देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखे, पावर्स देखे किसके, सुप्रीम कोर्ट क्या होल्ड करता है जुडिक्शन उसका, ठीक है। चलो, ओरिजिनल देख लिया, रिट देख लिया, अपील देख लिया और एडवाइसरी जुडिक्शन देख ली। चलो, और क्या बाकी है हमारा सुप्रीम कोर्ट का? चलो एक बार वापस से देखते हैं क्वेश्चन करने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट ना, सिंगल सिस्टम पे चलता है हमारा कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम पे सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हायरार्की चलती है, सुप्रीम कोर्ट की पावर की हायरार्की होती है। फिर अगर हम आगे देखें तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है, अडॉप्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पहले पढ़ा है 1935 एक्ट से ये अडॉप्ट हुआ है, बच्चा था इंडिया, इवॉल्व हो रहा था इसलिए 1935 से इसको लिया। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, चीफ जस्टिस वगैरह जो भी होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और अदर जजेस के लिए उनको किसकी चाहिए, सीजीआई की एडवाइस चाहिए होती है जो ऑब्लिगेटरी होती है, और अदर सीनियर जजेस की भी एडवाइजरी इसके अंदर लगती है, लेकिन सीजीआई की ऑब्लिगेटरी होती है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिटीजन होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, या ज्यूरिस्ट होना चाहिए ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। सैलरीज अलाउंस कौन को देखता है, पार्लियामेंट देखता है, और उसके डिसएडवांटेज के लिए वो खराब नहीं हो सकती। टेन्योर रिमूवल हमने देख लिया कि फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर 3 चीजें गिवन है, क्या कि 65 ईयर्स एज होना चाहिए, रिजाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रिमूव करेगा किसके बदौलत, रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। फिर हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिमूवल प्रोसेस कैसे होता है। रिमूवल प्रोसेस ये होता है कि इंट्रोडक्शन होता है, लोकसभा में 100 मेंबर्स, राज्यसभा में 50 मेंबर्स, ठीक है। फिर स्पीकर और चेयरमैन उसको पास भी कर सकता है और उसको मना भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है मोशन को। अगर वो पास हो गया तो कमेटी बनेगी 3 लोगों की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जजेस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो जाएगा, या कोई भी डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट उसके अंदर होगा। कमेटी ने अगर हरी झंडी दिखा दी कि हाँ भाई ये सही है, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है, वो गिल्टी है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, कमिटी एक रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट में उसको गिल्टी घोषित कर देगी, तो फिर पार्लियामेंट्री वोट होगा, और उस प्रोसेस को हार्ड बनाने के लिए पार्लियामेंट्री वोट सिस्टम किससे होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, मतलब हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो गिल्टी होने के बाद हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जज है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा जुडिक्शन ऑफ पावर, ओरिजिनल जुडिक्शन देखी कि कैसे स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कुछ भी कहाना सुनी होगी तो ओरिजिनल जुडिक्शन में आती है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन जिसमें नहीं आती, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, एग्रीमेंट और ट्रीटी हो गई, ठीक है, एक्सपेंसेस पेंशन ऑफ द स्टेट, ये सब चीजों में, ठीक है। फिर हमने रिट जुडिक्शन देखी, 5 टाइप की रिट जुडिक्शन है हमने देख ली, ठीक है। हबीब्स कॉर्पस कि हाँ भाई आपको बॉडी 24/7 में वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, रिलीज कर सकते हैं अगर उसको डिटेन अनलॉफुली करा गया है तो। मैंडेमस हो गया वी कमांड कि भाई कोई भी पब्लिक ड्यूटी है ना, कोई भी ट्राइब्यूनल ने करी है सिक्योर जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको करने के लिए। सेरिटरी कि भाई सर्टिफाई कर दिया, क्वैश ही कर दिया, ऑर्डर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। प्रोहिबिट कर दिया, इंफीरियर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको प्रोहिबिट कर दिया। और कोई वारंटो मतलब किसी भी पर्सन जो क्या करता है, पब्लिक ऑफिस को हेल्ड करता है अथॉरिटी को, उस पर हमने क्या कर दिया कि उसकी अथॉरिटी क्या है उसको चैलेंज कर दिया लीगल पेपर से ऑफ टाइप्स ऑफ रिट में, ठीक है, ठीक है। चलो
फिर हमने अपील जुडिक्शन देख ली कि सिविल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, क्रिमिनल मैटर में उनकी अपील जुडिक्शन है। फिर हमने एडवाइसरी जुडिक्शन देखी, प्रेसिडेंट को एडवाइस कब मिल सकती है कि जब कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में तो रेंडर करना ज़रूरी है, लेकिन अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है एडवाइस देने के लिए। ठीक है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का पूरा एकदम ऊपर से अच्छे से छान लिया है, पूरा सेल्फ पेज सीरीज में एकदम छन्नी में छान लिया है। चलो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। चलो आंसर नहीं दिखाते आपको अगर नहीं देखा, ठीक है। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कहा है कि जब भी अपन एक लेक्चर करते हैं उसके लास्ट में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डालती हूँ ताकि बच्चे डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, मैं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं डालती ताकि बच्चे डिमोटिवेट हो जाए, अरे यार ये वो नहीं, मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन डालती हूँ ताकि आपको एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन रहे। अगर आपने लेक्चर देखा तो आपको पता होगा कि कौन से जुडिक्शन में आता है वो, बताओ कौन सा ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है वो, क्या ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो पढ़ लेना। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि देयर वाज अ वाटर डिस्प्यूट एंड इट कम्स इन द ओरिजिनल जुडिक्शन, नो इट विल नॉट। ठीक है, रिट जुडिक्शन हमने देख लिया 5 काइंड के, वो भी पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवाइस जुडिक्शन देख लिया हमने, प्रेसिडेंट को 2 टाइप के एडवाइस देता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है तो एडवाइस देना क्या है, ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देख लिए हैं, पावर्स देख लिए हैं, किसके, प्रेसिडेंट के, क्या पावर्स देख लिए हमने, सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स वगैरह कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, और प्रेसिडेंट को किस तरीके से एडवाइस देता है वो भी जुडिक्शन है इसकी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। चलो, थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, अगर आपको लेक्चर थोड़ा ऐसा लगा हो कि बहुत ज़्यादा स्लो था, थोड़ा पेस था, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, बट मुझे मैं थोड़ा सा बीमार हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, बट स्टिल मैं लेक्चर ले रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एक भी दिन वेस्ट हो और आपके पेपर से पहले पूरे के पूरे लेक्चर्स अपलोड हो जाए। जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बन के रहे, तो कंटेंट इंपॉर्टेंट था, थोड़ी बहुत मेरी एनर्जी डाउन थी, बट आई होप कि आप वो समझोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।